नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरमा सक्सेना। राजनीति में आज बात मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की। मोदी सरकार 2.0 का एक साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मोदी सरकार द्वारा एक साल में लिए गए फैसलों, देश के मौजूदा आर्थिक हालात और अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातें साझा की गई हैं। इसके साथ ही इस चिट्ठी में पीएम मोदी ने लिखा है कि हम अपना वर्तमान और भविष्य खुद तय करेंगे। पीएम मोदी भले ही अपनी सरकार के सभी फैसलों को ऐतिहासिक बता रहे हों, लेकिन चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून हो या फिर आर्टिकल 370 को हटाया जाना, इन फैसलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की काफी आलोचना हुई है। आर्थिक मोर्चे पर देश की हालत में सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसे में सवाल यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल में लिए गए फैसलों से कितना बदला हमारा देश, और अहम सवाल ये कि भारत का कैसा भविष्य बना रही है मोदी सरकार। अगले आधे घंटे हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इतिहासकार प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर, कांग्रेस के प्रवक्ता शिव भाटिया, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय। लेकिन पहले सुनते हैं मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर क्या कहना है केंद्र सरकार और विपक्ष का। जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीशंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस, और उसी तरीके से हार्ड डिसीशंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साल में किए हैं। ये सरकार अपने नागरिकों से लड़ाई लड़ रही है। उनके अधिकारों पर अतिक्रमण की, उन पर अत्याचार की। मोदी सरकार के 6 साल का सार केवल ये है कि ये सरकार मुट्ठी भर अमीरों की तिजोरियां भरने में लगी है और गरीबों के शोषण में। इसीलिए बेबस लोग और बेरहम सरकार। अर्थव्यवस्था की बदहाली पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रवासी मजदूर उन्होंने जिस पीड़ा को झेला, वो पीड़ा कोरोना निर्मित सिर्फ नहीं थी, मानव निर्मित थी। उस पीड़ा को अगर थोड़ा बेहतर ढंग से साझा करते माननीय प्रधानमंत्री जी, तो एक बड़े वर्ग में ये संदेश जाता कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कोई संकीर्ण सोच नहीं है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मृदुला मुखर्जी इतिहास का प्रोफेसर है हमारे साथ उन्हीं से। मृदुला जी, आपसे मेरा सवाल है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल आज पूरा हो गया है, और जो सरकार अपने फैसलों को उपलब्धि बता रही है, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक का कानून बनाना, सीए लाना, ये जो इस तरह की उपलब्धियां हैं, देश को किस तरह की दिशा दे रही हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारी जो ये आपने अभी लिस्ट बताई, इनमें से मुझे उपलब्धियां कुछ समझ नहीं आ रही हैं। आप अगर कश्मीर का सिचुएशन लेके आगे चलें तो ये तो विवादास्पद बात है कि आर्टिकल 370 हटाना चाहिए था या नहीं, इस तरह से हटाना चाहिए था या नहीं, पर उसका जो नतीजा हमारे सामने है, अगस्त में ये काम हुआ था, आज हम जून में पहुंच रहे हैं और अभी तक वहाँ पे सामान्य हालत नहीं हुई है। अभी तक वहाँ पे आप इंटरनेट तक नहीं लोगों को दे सक रहे। आप इतना खौफ है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा। वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं। आप ही की सपोर्ट की हुई लास्ट जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी, अभी तक आप उनको रिहा नहीं कर पाए हैं। तो मुझे आर्गुमेंट देने की कोई ज़रूरत है कि वहाँ पे अभी तक स्थिति जो है सामान्य नहीं हुई है। आप चाहे जो मर्जी कह लें कि देश के हित में है या कश्मीर के लोगों के हित में है। 10 महीने गुजर गए और ये अभी तक वहाँ पे सिचुएशन है। ये एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ। जो आपने उपलब्धियाँ बताई कि उसमें जो प्रॉब्लम्स हुए हैं वो भी साथ में बता देते, एक ऑनेस्ट असेसमेंट अगर आप कर रहे थे। जहाँ तक ये कानून का सवाल है जो सीएए वाले हैं, सभी को मालूम है कि देश के सामने इतना एक बड़ा उसके खिलाफ जो है आंदोलन खड़ा हुआ, जिसमें कि हमारी युवा पीढ़ी सामने आई। और दुख की बात यह है कि आज आप
उसको उसका जो दायित्व है, उसकी जो वो आंदोलन के बाद एक दिल्ली में जो राइट्स हुए, आप उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप स्टूडेंट्स पे डाल रहे हैं। जो इतने सारे जो कम्युनलाइजेशन नेताओं ने की, इतने लोग जो सामने सब हमारे स्क्रीन पे हमने देखे क्या क्या भड़काऊ भाषण लोगों ने नहीं दिए, उनमें से एक को आप अंदर नहीं डाल पाए। और कोई जामिया का, कोई जेएनयू का, कोई यहाँ के कोई 20 कोई 25 साल के बच्चे हैं, उनको आप जेल में डाल के इतनी बड़ी एक सरकार क्या अपनी दिखा रही है अपनी ताकत और लोगों को कन्विंस कर रही है कि ये जो है कानून जो है ये लोगों के हित में है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं, सबको मालूम है। ये कहने वाली बातें नहीं है। मुझे मैं बहुत दुख से ये कह रही हूँ कि उसके बाद तो खैर जो आज जिस हालत में हम पहुंचे ही हैं, वो अभी मनोज झा जी का स्टेटमेंट आपने कोट किया, तो उन्होंने कहा कि जहां तक वो बीमारी का सवाल है वो अलग, पर जो मैन मेड डिजास्टर हमने किया है, लॉकडाउन को प्रोड्यूस किया है और जो हालत हमारे मजदूरों की हुई है, वो सब हम रोज देख रहे हैं। तो इस हालत में मुझे तो लगता है उपलब्धियों की बात करना ही हमारे लिए थोड़ा सा कोरोना मोर्चे पर कहां पर पहुंची सरकार, इसके साथ ही जो आप कह रही हैं कि तमाम मुद्दों जिनको उपलब्धियां बता रही है वो विवाद से अछूते नहीं है, तो फिर उपलब्धियां कैसे समझेंगे? आगे भी हमारे साथ कल्याणी शंकर जी भी जुड़ी हुई वरिष्ठ पत्रकार हैं। कल्याणी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, बीते 5 साल भी मोदी सरकार के देख लें, 1 साल जो दूसरे कार्यकाल का पूरा हुआ है उसको भी देखें, तो देश की जो आर्थिक मोर्चे पर और सामाजिक मोर्चे पर पिक्चर उभर कर आती है वो किस तरह की देखती हैं आप? देखिए आप, ये 2019 इलेक्शन का पहले भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था आर्थिक स्थिति को लेके, तो इकोनॉमी वो स्लाइडिंग डाउन तभी भी, तो उसके ऊपर वो ऐसी चलते आया। अभी कोरोना वायरस आने के बाद और डाउन हो गया, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं है, फिर रोड में चल रहे हैं, तो माइग्रेंट लेबर का तो है, और बहुत सारे उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, छोटे और एमएसएमई, सब लोग अभी दुखी हैं, पैसा नहीं है, पूरा छोटे लोगों को भी नहीं है, बड़े लोगों को भी नहीं, इसलिए आर्थिक का तो बहुत ही बुरी हालत है। और वर्ल्ड बैंक ने भी इसके बारे में बात उठाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी किया, और ILO वो लेबर का वो भी बोला कि बहुत सारे 4,50,000 ऐसा कुछ लोगों का जॉब नुकसान हो गया इस कोरोना वायरस के इस समय में। तो इसलिए आर्थिक तो बहुत ही मुसीबत है। लेकिन आप पूरा साल देखें तो फर्स्ट 6 मंथ्स जैसे आपने लिस्ट किया, आर्टिकल 370 और जितना भी ट्रिपल तलाक, जितना भी है जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, वो सब मोदी जी ने बहुत जल्दी से करा के पुश कर दिया पार्लियामेंट में भी। लेकिन ये कैसे किया, आप उसको सोचना चाहिए। ये इसलिए किया कि अपोजिशन डिवाइडेड था, डिवाइडेड अपोजिशन को यूज करके पार्लियामेंट में भी उन्होंने ये सभी लॉ, CAA सब उन्होंने वहीं पर उसको पुश कर दिया। तो पूरा अपोजिशन भी अपना जो काम किया करना था वो नहीं कर रहे, तो स्ट्रीट्स पर आए, इस बीच में कोरोना वायरस आ गया, वो सब रुक गया, सभी मुद्दे अभी पीछे चले गए। वो तो कुल मिलाकर फैसले लेने के तरीके पर आप सवाल उठा रही हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल होंगे, चिंतामणि जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले श्री भाटिया जी मेरा आपसे सवाल है, चूंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आप लोग हैं, जो उपलब्धियां मोदी सरकार आज गिना रही है 1 साल पूरा होने पर, उन पर आपकी ओपनिंग टिप्पणी। मैं ये कहना चाहूंगा, ये सरकार शब्दों की जुगलबंदी की सरकार है। इसकी नीति और नियति में इतना खोट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। ये निर्दयता से जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं आज मजदूरों के साथ, आज श्रमिकों के साथ, उन 8 करोड़ लोगों को पूछिए जो आज सड़कों के ऊपर और जो रेलवे के अंदर इधर से उधर जा रहा है, जो 1 दिन की ट्रेन पहुंचने वाली 5 दिन में ट्रेन, भूखे प्यासे लोग, 80 लोग उस ट्रेन के अंदर मर जाते हैं। उन परिवारों से इनके बारे में पूछिए, इनकी उपलब्धियां क्या हैं। उनसे पूछिए जो 40 ट्रेनें एक जगह पहुंचनी होती हैं और दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, 1 दिन के 5 दिन लगते हैं, उन परिवारों से पूछिए। उस GDP के पीछे मैं चला जाता हूं जिस GDP को लागू करने के लिए रात के 12 बजे पार्लियामेंट खुलवा दी जाती है और उसके कुछ चंद दिनों के अंदर, महीनों के अंदर 400 अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं। ये सरकार संवेदनशील है? सरकार क्या लोगों को सर्विस देने के लिए है? ये किसी के प्रति भी ईमानदार नहीं रहने वाले हैं। ये अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं।
कोई विपक्ष बटा हुआ नहीं है, लेकिन देश को बांटना इनका सर्वोपरि एक एजेंडा है। ये हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तान, और इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। इनको कोई सरकार के लिए कोई इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। ठीक है सर, आपके बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब ले लेते हैं। चिंतामणि जी, देखिए धारा 370 को आप उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैनल में तमाम हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए वो कहते हैं कैसे आप उपलब्धि से काउंट कर रहे हैं, हमें बता दीजिए। वहां पर तो जिंदगी भी सामान्य नहीं हो पाई है, आतंकवाद नहीं रुक रहा है, कर्नल जैसे, मेजर जैसे सैन्य अधिकारी शहीद हो रहे हैं, पुलवामा जैसा अटैक होने से अभी अभी बचा है, ट्रिपल तलाक को आप कहते हैं उपलब्धि। क्या जेंडर जस्टिस मिल गई है, आप मुझे बताइए 1 साल में, चूंकि अभी भी ट्रिपल तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। आप सीए को उपलब्धि कहते हैं, क्या ये ओपन एंड शट केस अभी आप समझ रहे हैं? चूंकि लॉकडाउन हुआ है उस वक्त आपने सारे प्रोटेस्ट को हटा दिया है, राम मंदिर निर्माण को आप कैसे उपलब्धि कह सकते हैं? ये तो सबके मन में सवाल है भाई। ये जो फैसला था ये तो कोर्ट की तरफ से था, तो क्या आपने कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर दिया? पहले 5 साल में वो व्यवस्था परिवर्तन की व्यवस्था की जड़ता को तोड़ने के 5 साल में, और निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में उन्होंने व्यवस्था की जड़ता को तोड़ा। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई, 60% घरों में शौचालय नहीं थे, शौचालय बनाने का काम किया। लोगों के खाते नहीं थे बैंकों में प्रत्येक व्यक्ति के खाते खुलाने का काम किया, पास करने का काम किया। इससे बड़े जो निर्णायक काम है। चिंतामणि जी, मैं आपके पास आऊंगी, आवाज सही से आ नहीं पा रही है, आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हम सही कराने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। मृदुला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात रोजी रोटी की करेंगे या सामाजिक सद्भाव की बात करेंगे, तो इस मोर्चे पर मोदी सरकार आपको कहां दिखती है? देखिए, आर्थिक जहां तक सवाल है, मैं उस पर थोड़ा सा एक डेटा आपको देना चाहूंगी कि जब 2014 में जब ये सरकार बनी तो लास्ट उस वक्त जो था हमारा 8% पे जीडीपी ग्रोथ का फिगर था, और अभी जो आज सुबह जो आंकड़े अखबार में आए हैं पिछले 1 साल में क्या हुआ है, तो फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ 5.1 पे रह गया था, सेकेंड क्वार्टर में वो 4.4 पे गिर गया, थर्ड क्वार्टर में 4.1 पे, और अब ये लास्ट क्वार्टर जो था जनवरी से लेके मार्च में 3.1 पे आ गया है। तो आप ये खुद देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। जहां तक सामाजिक सद्भावना का और सद्भाव का सवाल है, आप सबके सामने ही है कि आप एक बहुत बड़ी हमारे जो समाज का हिस्सा है माइनॉरिटीज में, उनके अंदर आपने एक तरह की इनसिक्योरिटी और खौफ जो एक पैदा कर दिया है, वो सबके सामने है। बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिसके कारण ये हुआ है, सबको मालूम है। तो सामाजिक सद्भावना की तो कोई, मुझे नहीं लगता कि उस इंडेक्स के ऊपर आप कुछ भी कह सकते हमने स्कोर किया, बल्कि वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे मेरे पहले जो बोले उन्होंने भी आपको बताया कि ये एक, देखिए सारी दुनिया ये कोरोना वायरस से जूझ रही है। आप मुझे बता दीजिए किसी और देश में इस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ जो हमने देखा? इस तरह करोड़ों लोग सड़कों पे मरते हुए दिखे, बच्चे बिलखते हुए दिखे, आर्थिक मंदी हर जगह हुई है, हमारे से बहुत ज्यादा मामले हुए हैं और बहुत ज्यादा लोगों ने सफर किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स। लेकिन मृदुला जी, यहाँ तो सरकार ये कहती है कि अगर समय रहते हम लॉकडाउन नहीं लगाते तो फिर 70 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते थे, 75,000 से ज्यादा मौतें हो सकती। देखिए, चिंतामणि जी का इंतजार कर रहे हैं, वो जुड़ेंगे तो इन सवालों का जवाब लेंगे जो आप उठा रही हैं। लेकिन अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की हम बात करते हैं तो श्री भाटिया जी, ये सवाल आप पर भी उठता है। 2G घोटाला जब हुआ तो सुरेश कलमाड़ी के लिए इस्तीफा मांगने की बात बीजेपी करती हुई नजर आई। आदर्श स्कैम हुआ तो अशोक चौहान से इस्तीफा मांग लिया गया था, 26/11 हुआ, शिवराज चौहान से इस्तीफा मांग लिया था, शिवराज पाटिल से इस्तीफा मांग लिया था। लेकिन आप लोग श्रम मंत्री को भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप लोग स्पेशल ट्रेन में 80 लोगों की मौत की बात खुद रेलवे ने स्वीकार कर ली है आज डेटा देकर, आप तब भी वो प्रेशर नहीं बता पा रहे। कहां है स्ट्रांग ऑपोजिशन? क्यों नहीं पूछ रहे पीयूष गोयल कहां चूक रह गई और क्यों आप उनका इस्तीफा नहीं मांग पा रहे हैं? हम सब पूछ रहे हैं, सब बात कर रहे हैं,
मीडिया क्या रोल अदा कर रहा है आप बेहतर जानते हैं मेरे से। क्या मीडिया विपक्ष की बात को सुनाना चाह रहा है पब्लिक को? आप सवेरे से शाम तक डिबेट देखती हैं, क्या मीडिया इन बातों को उठाता है? एक दिन के लिए 4 लाइनें चला दी जाती हैं, उसके बाद न्यूज बंद कर दी जाती है। क्या इस तरह से संवेदनशील होना चाहिए? मीडिया अपनी कर्तव्य निष्ठा ही भूल गया है, मैं कहूंगा। आप कहती हैं कि हम आवाज नहीं उठा रहे, हम सवेरे से शाम तक आवाज उठा रहे हैं। हमारे नेता अगर राहुल गांधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके ऊपर 4-4 मंत्री आके 1-1 घंटा बोल जाते हैं, उनको ऐसे कवर किया जाता है जैसे कोई फूल बरसा रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हो आप? आप मजदूरों के प्रति संवेदनशील हो जाइए। आपको 1000 बसें हमने दी, आपने कहा उसमें से 850 तो ठीक है, 150 नंबर गलत है। अरे उनको 850 को ही इस्तेमाल कर लीजिए, आपने उनको भी वापस भेज दिया। किसने प्रश्न किया बताइए? घोटाला होता है, पहली किट मंगाई जाती है, 12 करोड़ की किट 30 करोड़ में मंगाई जाती है। किस मीडिया हाउस ने उठाया? आज हिमाचल का प्रेसिडेंट उनका कोरोना को लेकर चिंतामणि जी के पास चलते हैं। चिंतामणि जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? गुजरात के अंदर इतना बड़ा घपला हुआ, किसी ने उठाया? नहीं उठाया। हम रोज उठा रहे हैं। ठीक है चिंतामणि जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज पूरी मिल रही है, मेरी आवाज सुन रही है? जी, विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कोरोना को लेकर आप विफल साबित हुए हैं। कोरोना अब हाथ से निकल रहा है, लॉकडाउन आपने बिन सोचे बिन समझे लागू कर दिया और इस वजह से जो पलायन है वो अभी तक जारी है। बताइए। कोरोना में जिस तरह केंद्र सरकार ने निपटा है उसकी प्रशंसा पूरे विश्व ने की है, WHO ने की है, कई देशों ने की है और 130 करोड़ की आबादी में। सर, मुझे लग रहा है कि ईयरफोन में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कल्याणी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जहां पर मजदूरों के पलायन की बात कही जा रही है, क्या पिछली सरकारों को अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं है? क्योंकि एक रात में या एक साल के अंदर तो ये मजदूरों की समस्या सामने निकल कर नहीं आ जाएगी। आपको लगता है पिछली सरकारों ने मजदूरों के साथ न्याय किया था क्या? नहीं, बिल्कुल ही न्याय नहीं किया। देखिए, अभी इनके लिए और बहुत कुछ करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा ये जो माइग्रेंट लेबर है उनके लिए इतना दुख हुआ, इतना मैसअप कर दिया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी लोगों ने कैसे इतना ये प्रॉब्लम कर दिया। तो इसके लिए तो इनको आगे के लिए कम से कम करना चाहिए। अभी देखिए, ये जो पैदल जा रहे हैं, अभी 3 महीने से जा रहे हैं, उनको कम से कम इतना दिनों में तो कोई नाम लिस्ट करके उनको बता नहीं सकते थे कि आप इस दिन में आप स्टेशन पहुंचाओ, अब इस ट्रेन में बैठ के जाएंगे, नहीं तो जाते वक्त खाने को पीने को देंगे। कुछ भी नहीं किया। 3 महीनों से ये लोग भटकते रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। अभी जो 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया उसमें भी इनका लोन के बारे में बोल रहा है, उनका हाथ में पैसा कैश नहीं है। कैश देने से वो लोग कहीं जाके कुछ कर ही सकते हैं, कुछ कर। लोन के लिए कौन सा बैंक में जाके कहाँ खड़े हो जाएंगे? वो सोशल डिस्टेंस है, वो इतना गर्मी में पैदल जाके बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनको क्या कर सकते हैं? इसलिए तो ये माइग्रेंट के लिए तो बिल्कुल। अभी देखिए, इतना दिनों के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन अभी नोटिस लेके अभी नोटिस दिया, और जुडिशरी भी सो मोटो इतना 2-3 महीने के बाद उनको नोटिस किया। ये सबसे ये कोरोना वायरस का ये इसमें मारा गया मजदूर लोग हैं, उनको कोई बोलने का कोई नहीं है, उनका कोई लॉबी नहीं है। वो बड़े बड़े उद्योगपति को तो बड़ा लॉबी है। हाँ, हर एक का लॉबी। सुप्रीम कोर्ट में झूठ भी पकड़ा गया है सरकार को, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा हमें, और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा में अवसर अब खोजने की जरूरत है। वो किस तरह के अवसर खोजने की बात कर रहे हैं, क्या उनके मायने हैं, समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मृदुला जी, मेरा आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन पत्र में भी कह रहे हैं कि अब जरूरत ये है, चिंतामणि जी आपके पास मैं आऊंगी, मृदुला जी से सवाल कर लूं फिर मैं आपके पास आऊंगी, कि आपदा में अवसर खोजने की जरूरत है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या 6 साल
अफसर खोजने में कम पड़ गए थे? क्या वो मौजूदा वक्त की जरूरत को देखते हुए फिलर की तरह इस बात को बोल रहे हैं, या कोशिशें भी आपको सरकार की तरफ से दिख रही हैं? जी, मुझे लग रहा है कि ये जो अफसर खोजने वाली बात है, इसमें अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे एक तो कहा गया है कि जैसे चीन जो है, क्योंकि वहाँ अब जो लोग, सारी दुनिया जो है और अमेरिका खासकर चीन के साथ नाराज है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो वहाँ से हटना चाहेंगी, तो हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पे हम उनको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हमारे सामने ये भी बताया गया कि यूपी में एक बहुत बड़ा मीटिंग भी हुआ जहाँ उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफर किया है कि आ जाए। देखिए, मुझे ये सब बातें थोड़ी सी हास्यास्पद लगती हैं, क्योंकि कहाँ तो बात इस वक्त सारे इकोनॉमिस्ट ये बता रहे हैं कि अब हम जीरो नहीं माइनस ग्रोथ में जा रहे हैं। कोई एक एजेंसी नहीं है जो ये कह रही है कि हमें ग्रोथ भी होनी है। तो इस वक्त अपॉर्चुनिटी की बात करना, तो ये तो मतलब एक तरह से हम बिल्कुल अपने आप को जैसे एक ऑस्ट्रिच की तरह वो कर रहे हैं, और दिल बहलाने वाली बात है। किसको हम कन्विंस करेंगे? इस वक्त टाइम है कि हम ईमानदारी के साथ जनता के सामने जो है बात रखें कि ये क्राइसिस है, इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है ताकि लोग हमारी बात पे विश्वास भी करें। बड़ी बड़ी बातें करने से क्या हो जाएगा? ठीक है, कल्याणी जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले चिंतामणि जी, बहुत देर आपको इंतजार करना पड़ा है, माफी आपसे चाहेंगे। और साथ ही ये बताइए कि जब आप बहुत सारे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि कड़े और बड़े फैसले लेने वाले वो व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें आप नोटबंदी का जिक्र नहीं करते, इसमें बेरोजगारी का जिक्र नहीं करते, अर्थव्यवस्था जो गिर रही है उस पर आप क्यों मौन रह जाते हैं? देखिए, मृदुला जी ने अपना वामपंथी एजेंडा पूरा सामने रखा। वो ये नहीं बता रहे कि जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 3% पे इस देश की जीडीपी पहुंच चुकी थी। वो ये नहीं बता रहे हैं। वो ये तो बता रहे हैं कि आतंकवाद बढ़ गया, लेकिन ये नहीं, वो साथ में जामिया मिलिया और जेएनयू के बच्चों को जो अतिवादी हैं उनको बच्चे बताने का काम भी कर रही है, उनको मासूम बताने का भी काम कर रही। तो ये जो बेईमानी है, पूरा उनका चित्रण एक ईमानदारी भरा चित्रण नहीं है। वो एक भी बात ऐसी नहीं की कि हाँ सरकार ने 6 साल में ये अच्छा काम किया। बताइए, जब हमारी जीडीपी 8% तक पहुंची, क्या वो प्रशंसा के शब्द नहीं थे? इसमें कोई प्रशंसा उनको नहीं मिली? मुझे ये बताइए कि 130 करोड़ के देश में 70 दिन बाद भी यदि केवल 2,500 जो है आप पूरा इसको जमा, आज जाकर के 1.5 लाख के लगभग हमारे मरीज होते हैं और ग्रोथ जो हमारी मृत्यु दर है वो निरंतर कम होती जा रही है। ये ठीक है कि मजदूरों की अपनी समस्या है, लेकिन कोई बेरोजगारी सरकार के पास नहीं होता। चिंतामणि जी, बेरोजगारी सरकारी आंकड़े बताते हैं, बेरोजगारी जो दर है 45 साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई सर। और जो जीडीपी की आप बात कर रहे हैं सर, सुन लीजिए ना, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो था सर वो 15 साल में निचले स्तर पर पहुंच गया था। चौथी तिमाही की हम बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। उन चौथी तिमाही में 3.1 जीडीपी रह गई थी। अब आप अगर ये कह दें कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना की मार है, तो उसको तो आप मान नहीं सकते, क्योंकि 7 दिन ही अगर मार्च में देखेंगे तो वो लॉकडाउन का पीरियड रहा है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि कोरोना से पहले ही जीडीपी जो थी वो गिर रही थी। 8 कोर सेक्टर्स सर नेगेटिव ग्रोथ में जा चुके थे। देखिए, देश में आप बेरोजगारी की बात कर रही हैं, 1 करोड़ मकान। आप बेरोजगारी की जब बात करती है तो सरकारी नौकरियों के आंकड़े देती है या कंपनियों के देती है। 1 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री आवास इस देश में बने, तो क्या सीमेंट नहीं बनी है? क्या लोहा नहीं बना है? क्या मजदूरों को काम नहीं मिला? क्या मिस्त्री को काम नहीं मिला? इन तमाम लोगों के रोजगार को नहीं जोड़ा जाएगा? जो है करोड़ों की संख्या में हमने लोन दिए, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार के लिए लोन दिए, क्या उनसे लोगों ने काम शुरू नहीं किया? क्या सर रोजगार मिल रहा होता तो प्रवासी मजदूर ऐसे छोड़ के नहीं जा रहे होते ना। और आप ही के सर में सरकारी आंकड़े गिना रही हूँ, बेरोजगारी दर का जो मैंने स्तर गिराया वो आपके सरकारी आंकड़ों का गिनाया है। चलिए शिव भाटिया जी, यहाँ पर जेपी नड्डा की भी आपने बाइट सुनी थी, शुरुआत में हमने सुनाई थी। वो कहते कि 17 साल की जो आप लोगों की गलतियां थी वो हमने 6 साल में सुधार दी हैं। टिप्पणी आपकी। अरे, इनके पास जगलरी, शब्दों की जगलरी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जब लॉकडाउन के समय आप देख लीजिए, 700 रुपए मजदूरों को टिकट के पैसे देने के लिए नहीं है, और पैकेज के नाम के ऊपर 20 लाख करोड़ दुनिया में विश्व गुरु बनने के चक्कर में ये पूरे मजदूरों को, पूरे भारतवर्ष को ये बिल्कुल एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं कि जहां पर हम 70 साल में जो हमारी उपलब्धियां थी वो बिल्कुल निम्न स्तर तक पहुंच जाएंगी। जीडीपी आपको सब समझ आ रही है,
उन 80 मजदूरों के परिवारों से ये लोग क्यों नहीं पूछते कि आपकी उपलब्धियां क्या हैं? जो ट्रेनों के अंदर सफर करते हुए भूखा मर गया, क्या इनको समझ नहीं आता? क्या इनके पीयूष गोयल को शर्म नहीं आती? ठीक है, 40 चिंतामणि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चिंतामणि जी को सुन लेते हैं। श्री भाटिया जी की बातें कर रहे हैं, आज इनको ये दिन मनाना है। श्री भाटिया जी सुन लेते हैं चिंतामणि जी को। अफसोस का दिन था, काला दिवस मनाना चाहिए। भाटिया जी आप ये बताइए कि कोई जादू नहीं है कि वो सबसे ज्यादा परेशान यदि हुए तो कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। आप बताइए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों सहयोग नहीं किया? महाराष्ट्र में क्यों बड़ी संख्या में मजदूर परेशान है? आप तो वो जवाब दीजिए। और आप गलतफहमी में सवाल केवल सवाल के लिए सवाल उठाना मजदूर हमने सर महाराष्ट्र से ही पलायन नहीं हुआ था, दिल्ली से भी हुआ था, कर्नाटक से भी हुआ था, तमिलनाडु से भी हुआ था। सर ब्लेम गेम में हमें नहीं जाना है। ये दिशा क्या है सरकार की, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं देश का निर्माण किस तरफ होने वाला है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याणी जी मैं आपके पास जाना चाहूंगी। देखिए जब वो 17 सालों की गलतियां गिनाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का इशारा नेहरू जी की तरफ और इंदिरा जी की तरफ होता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी जम्मू कश्मीर का मसला हो या फिर चाइना का मसला हो, उसके लिए नेहरू और इंदिरा जी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक नेहरू का जो देश था भारत और एक जो मोदी का देश है भारत, उसमें क्या आप अंतर पाती हैं? देखिए नेहरू जी को वो बहुत बड़ा महान आदमी थे, पूरा दुनिया उनके लिए मानते थे और उनका विजन बहुत अच्छा था। उस जमाना में 1950s में वो हमारे लिए क्या नहीं किया देखिए। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट तो जो एटॉमिक एनर्जी का वो सब उन्होंने सेटअप किया और एग्रीकल्चर का हर एक चीज का उन्होंने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, सब कुछ किया। तो उनका विजन बहुत अच्छा था। और हमारा उस समय का देखिए, हम वी आर वेरी यंग नेशन अभी भी, तो इतना उस समय तो 2-3 साल के अंदर उन्होंने सब कुछ करना पड़ा था। इस वजह से वो बहुत महान आदमी है। लेकिन मोदी जी का ये लग रहा है कि पहले का सब कुछ गलत है, हम जो आए हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ होता है, ऐसा मन में आया है। लेकिन इनका वो मोदी जी इंदिरा गांधी के खिलाफ में कुछ नहीं बोलता है, ओनली नेहरू जी का खिलाफ और राजीव गांधी का खिलाफ और राहुल गांधी का। ठीक है मृदुला जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरे पास वक्त कम है इसलिए मुझे क्लोजिंग कमेंट सबसे लेना है। मृदुला जी, चिंतामणि जी मैं आपके पास आऊंगी, मौका दूंगी पूरा। एक साल की जो बड़ी गतिविधियां रही हैं मृदुला जी, वो एक खास दिशा में देश को लेकर गई हैं। उस आधार पर आप वर्तमान कैसा देख रही हैं, भविष्य किस तरह का देख रही हैं? देखिए मैं सबसे पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि देश का जो भविष्य है और देश का जो मैं जो असेसमेंट करती हूँ सिर्फ सरकार के काम से नहीं करती हूँ। एज एक इतिहासकार के नाते हम ये जानते हैं कि देश जो बनता है, समाज जो बनता है, वो सारी जनता जो होती है वो उसकी समझ, सोच और उसके जो एक्शंस हैं उससे बनता है। तो मेरा फेथ जो हमारे लोगों में है, खासकर ये क्राइसिस में भी मैं जो देखती हूँ कि हमारे ये जो गरीब लोग हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो मर रहे हैं, जिनके बच्चे मर रहे हैं, फिर भी आप उनकी हिम्मत देखिए। मैं मोदी जी की तरफ नहीं देखती हूँ, मैं वो 15 साल की लड़की की तरफ देखती हूँ, ज्योति कुमारी, जो इस क्राइसिस में अपने पिता को, वुंडेड पिता को साइकिल पे बिठा के वो बिहार उसने पहुंचा दिया उस लड़की ने। ये हमारे लोग हैं, पर हम इनके लिए क्या कर रहे हैं? हम एलीट तबके के लोग और हम सरकार जो है, हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे लोगों में इतनी हिम्मत है, उनमें इतनी ताकत है, वो इतना सैक्रिफाइस करने को तैयार है। हम सब इनके सामने फेलियर है, हम इनके सामने कुछ नहीं करके देते हैं, हमने इनको फेल किया है। चिंतामणि जी आप पिछली सरकारों को हमेशा कोसते रहे, आप ये बता दिया अपने कार्यकाल की क्या उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां सीए को गिनाएंगे, ट्रिपल तलाक को गिनाएंगे तो खैर ये अलग दिशा है। लेकिन सर अगर यहाँ हेल्थ ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं, आपको पता है उस रैंकिंग में हम नीचे जा चुके हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से। नई फैक्ट्रीज कितनी बनाई सर? साइंटिस्ट के जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कितने बनाए सर? स्पेस रिसर्च कितनी की? इस दिशा में आपने क्या किया? असल में मायने में तो ये उपलब्धियां हैं। यहाँ तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं सर आप मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स में फंसे रहे, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते, हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देते तो सर आज ये स्थिति होती नहीं जो कोरोना को लेकर हमारे देश में बनी हुई है। देखिए पूरे 70 साल में 450 मेडिकल कॉलेज थे, हमने आकर के करीब 15,000 पीजी की पोस्टें बढ़ाई और 25,000 यूजी की पोस्टें बढ़ाई। डॉक्टर्स की, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हमने बढ़ाई। ये हमने किया। केवल 6 IIM और IIT थे, हमने आकर के 8 नए IIM और IIT बनाने का काम किया।
तो हम जितना 70 साल में नहीं हुआ वो अभी केवल 6 सालों में हुआ। दूसरा ये है कि जो गलतियां नेहरू जी ने की थी उनका समाधान करने में सरकार लगी है। ये दूरदर्शी बता रहे थे बड़े नेहरू जी को, मुझे बताया 370 का निर्णय दूरदर्शी निर्णय था। मुझे बताइए चाइना सर, विश्व पटल पर आप साथ बढ़ने की बात कहते हैं, पड़ोसी देश चाहे म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चीन हो, उनके साथ कैसे रिश्ते हमारे बने हुए हैं, ये किसी से छिपने की और छिपाने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। राजनीति में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।